उसे दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी माना जाता था, लेकिन एक काल कोठरी में लगभग मरने के बाद उसे एक अनूठी क्षमता प्राप्त होती है जिससे वह स्तर बढ़ा सकता है, जो उसे सबसे मजबूत बना देता है। 10 साल पहले दुनिया भर में रहस्यमय द्वार प्रकट होने लगे, अनगिनत राक्षसों को मुक्त करते हुए, और वे पारंपरिक हथियारों से अजेय थे, इसीलिए मानवता उनके खिलाफ संघर्ष कर रही थी। लेकिन कुछ मनुष्यों में विशेष शक्तियां जागृत हुईं, जिससे वे राक्षसों को हरा सके और उन्हें हंटर्स के रूप में जाना जाने लगा। उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, और हम ये जानते हैं कि एक बार जब उनकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, तो उनके लिए लेवल अप करना असंभव होता है। इसलिए उनके लिए और अधिक शक्तिशाली बनने का एकमात्र तरीका उनके उपकरणों को अपग्रेड करना है। हम एक हंटर को देखते हैं जिसका नाम किम है। जैसे ही पार्क नामक एक व्यक्ति उसके पास आता है, ये प्रकट करते हुए कि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उसे डंगोनन पर हमला करके पैसा कमाना है। वे जिन वो नाम के लड़के को आते हुए देखते हैं और सभी उससे मिलते हैं, क्योंकि पार्क सोचता है कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन हमें पता चलता है कि वह केवल एक रैंक की हंटर है और उसे दुनिया में सबसे कमजोर माना जाता है, क्योंकि वह सबसे आसान काल कोठरी को साफ करते हुए लगभग मारा गया था। जुई नाम की एक लड़की उसके पास आती है, ये जानने के लिए कि उसके चेहरे को क्या हुआ, तो वह समझाता है कि उसे एक रैंकी डंगोन पर छापा मारते समय चोट लगी, क्योंकि उनके दल में कोई उपचारक नहीं था, कहते हुए कि उसके साथी इतने मजबूत थे कि उन्हें एक की आवश्यकता नहीं थी। चीबी को लगता है कि वे स्वार्थी हैं, लेकिन वह खुद को कमजोर मानते हुए दोषी मानते हैं, कह रहे हैं कि वह बोझ की तरह व्यवहार होने के आदी हो गए हैं। नेता सोंग ची उन्हें एक बैठक के लिए बुलाते हैं और हर कोई उनके साथ काम करके खुश है, क्योंकि वह एक सक्षम शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वे गेट में प्रवेश करने ही वाले हैं जब किम जिनवू से सावधान रहने के लिए कहते हैं, ये सोचकर कि वह फिर से घायल हो सकते हैं। हम यह सीखते हैं कि वह अपनी हथियार के रूप में एक साधारण चाकू का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वह केवल इतना ही खरीद सकता है, लेकिन वह सफलता के लिए दृढ़ है और वह दरवाजे में प्रवेश करता है। हम चेयरमैन गानई से मिलते हैं जब वह बताते हैं कि शिकारी एसेंस स्टोन्स बेचकर लाभ कमाते हैं, जिन्हें राक्षसों को हराकर प्राप्त किया जा सकता है, और उन्हें मूल्यवान संसाधन माना जाता है क्योंकि उनका उपयोग शक्तिशाली उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। वह यह भी जोड़ता है कि मना क्रिस्टल भी काल कोठरी में प्राप्त किए जा सकते हैं और वे वही उद्देश्य पूरा करते हैं, लेकिन वे पत्थरों जितने शक्तिशाली नहीं होते। सरकार पत्थरों और क्रिस्टल को नए ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है, क्योंकि वे अत्यधिक प्रभावी हैं और वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते। हम फिर से जिन्वू की तरफ लौटते हैं जब वह अपना पहला एसेंस स्टोन प्राप्त करता है, लेकिन एक गोब्लिन उस पर हमला करता है तो वह वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाकू टूट जाती है और उसे चाकू लग जाता है। पार्क गोब्लिन को मार देता है और जुई जिन्वू की मदद करती है, जो देखता है कि उनके साथी राक्षसों को हराते हैं। वे कालकोठरी बॉस को हराने में सक्षम होते हैं और सभी जश्न मनाते हैं, लेकिन जुई सोचती है कि जिन्वू अभी भी शिकारी क्यों है। कहती हैं कि वह उनके बारे में चिंतित हैं, क्योंकि वह हमेशा घायल हो जाते हैं। वे लूट इकट्ठा करते हैं, लेकिन वे निराश दिखाई देते हैं, सोचते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन एक शिकारी सभी को बुलाता है और उन्हें एक सुरंग दिखाता है। जब उन्हें एहसास होता है कि यह एक डबल डंगोआन है, उन्हें पता है कि अंदर और लूट मिलेगी, लेकिन सांग ची बताता है कि वे इसे खोज नहीं सकते क्योंकि उन्हें शिकारी संघ से आदेशों का इंतजार करना होगा। लेकिन किम नियम तोड़ने का सुझाव देते हैं ताकि वे लूट इकट्ठा कर सकें। सोंगशी को लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है, कहते हैं कि उन्हें मतदान करना चाहिए, लेकिन उनमें से आधे इस विचार का विरोध करते हैं, जिसमें जुई भी शामिल है। जिन्वू ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है और वह टाई को तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें एहसास होता है कि उनका निर्णय परिणाम को प्रभावित करेगा। वह सोचता है कि वह मर सकता है, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचता है, क्योंकि उसके पिता लापता हैं और उसकी माँ अस्पताल में है। उसकी बहन उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वह अब भी छात्रा है, इसलिए उसके लिए जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसे पता है कि उसे गुजारा करने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए वह सुरंग में जाने का फैसला करता है। इस बीच अधिकारी नए शिकारी की शक्तियों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि उनकी रैंकिंग निर्धारित की जा सके। हम हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर छोई से मिलते हैं जब वह अधिकारियों को होनहार नए लोगों को ऑफर भेजने का आदेश देते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ड में अधिक हंटर्स की जरूरत है। हम देखते हैं कि चोर एक बैग चुरा रहे हैं और वे भागने वाले हैं, लेकिन एक लड़की बीच में आकर बैग वापस ले लेती है और उन्हें टकराने का कारण बनती है। वह उसे मालिक को वापस कर देती है और सभी उसे एस रैंक हंटर हियन के रूप में पहचानते हैं, लेकिन उसे लोगों का ध्यान पसंद नहीं है, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। वापस डंगोनन में शिकारी सुरंग का अन्वेषण करते हैं जब जुई जिन्वू के निर्णय पर सवाल उठाती है, उसे याद दिलाते हुए कि वह लगभग मर ही गया था। वह जानता है कि उसने उसकी जान बचाई और वह उसे कहती है कि उसका आभार जताने के लिए उसके साथ रात का खाना खाए, जिससे वह परेशान हो जाता है। उसी समय वे एक दरवाजा देखते हैं, सोचते हुए कि बॉस अंदर हो सकता है, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह मूर्तियों से भरा है और जिन्वू उनमें से एक को देखता है, महसूस करता है कि यह दूसरों से बड़ा है और हर कोई सोचता है कि वहाँ कोई राक्षस क्यों नहीं है। वे एक प्राचीन शिलापट देखते हैं जिसमें मंदिर के आदेशों का उल्लेख है और सोंग की इसे पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि यह उन्हें भगवान की पूजा और प्रशंसा करने के लिए कह रहा है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे इस कमरे से जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जुई नोट करता है कि विशाल मूर्ति उन्हें देख रही है और दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। एक शिकारी बाहर जाने की कोशिश करता है, कहते हुए कि उन्हें सुरंग में नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक मूर्ति उस पर हमला कर देती है।
उसे तुरंत मार देते हैं और हर कोई निराशा में डूब जाता है, यह सोचते हुए कि वे कैसे बचेंगे। जिनवू सोचता है कि ये मूर्तियां डी रैंक के कालकोठरी के लिए बहुत मजबूत हैं और वह विशाल मूर्ति की ओर देखता है, यह महसूस करते हुए कि वह उन्हें देख रही है। वह याद करता है कि हमेशा अपनी रेड्स के दौरान वह मौत के मुहाने पर होता है, क्योंकि वह अन्य शिकारी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और उसने हर चीज को विस्तार से देखकर अपनी कमजोरी की भरपाई करना सीख लिया। वह समझ सकता है कि वे मुसीबत में है, इसलिए वह सभी को बताता है कि शरण लें, क्योंकि मूर्ति एक ऊर्जा किरण का प्रहार कर रही है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही है। हर कोई समझ जाता है कि उनकी जान खतरे में है और सॉन्ग की सबको बताता है कि वे न हिलें, क्योंकि इससे दूसरा हमला हो सकता है। वह जिनवू के पास जाता है यह जानने के लिए कि वह खतरे को कैसे समझ सका। वह बताता है कि यह सिर्फ एक आंतरिक भावना थी, लेकिन वह देखता है कि सॉन्ग की का हाथ कट गया है और वह जिनवू से खून बहना रोकने में मदद करने के लिए कहता है, तो जिनवू उसे पट्टियों से ढक देता है, क्योंकि वह बताता है कि वह जुई की मदद मांगने की योजना बना रहा था, लेकिन वह हमेशा दबाव में आकर घबरा जाती है और यही कारण है कि वह केवल आसान छापेमारों में शामिल होती है, भले ही वह बी रैंक स्वंदक हो। सॉन्ग क्वी बताते हैं कि वह बी रैंक के कालकोठरों में गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मूर्ति जितना शक्तिशाली राक्षस नहीं देखा और सोचते हैं कि यह एस रैंक के कालकोठर का है। वह पत्थर पर लिखी गई आज्ञाओं को याद करता है और जिनवू सोचता है कि विशाल प्रतिमा भगवान है। सॉन्ग ची जानता है कि वे इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें भागने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन एक शिकारी कहता है कि वह मरना नहीं चाहता और वह अत्यधिक गति से आगे बढ़ता है, लेकिन मूर्ति उस पर हमला करती है और उसे तुरंत नष्ट कर देती है। जिनवू को एहसास होता है कि यह अगर चाहे तो उन्हें मार सकता है। सोचता है कि यह उन पर हमला क्यों नहीं कर रहा। वह पत्थर पर लिखी बातों को याद करता है और सॉन्ग क्यूई से इसके बारे में पूछता है, तो वह बताता है कि पहला आदेश भगवान की पूजा करना है। जिनवू सोचता है कि इस डंजियन के अपने नियम हैं और वह खड़ा हो जाता है, जबकि सॉन्ग क्यूई उसे रोकने की कोशिश करता है। सोचता है कि वह मारा जा सकता है, लेकिन सॉन्ग क्यूई समझता है कि वह बचने के लिए दृढ़ है और भगवान की मूर्ति उसे हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन वह अपना सिर झुका लेता है, ये देखते हुए कि उसकी जान बख्श दी गई है। इसलिए वह सभी से कहता है कि वे सिर झुका लें, कहते हुए कि अगर वे सिर झुकाकर रखेंगे तो वह उन पर हमला नहीं करेगा। वे उसके निर्देशों का पालन करते हैं और मूर्ति की आंखें निष्क्रिय हो जाती हैं, लेकिन अचानक यह मुस्कुराने लगती है, जिससे सभी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन पार्क नोट करता है कि यह कुछ नहीं कर रहा है और सभी सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह अचानक चलने लगता है उनकी तरफ बढ़ते हुए, जिससे वे घबरा जाते हैं। जिनवू उन्हें याद दिलाता है कि दूसरी आज्ञा ईश्वर की स्तुति करना है और एक आदमी मूर्ति की ओर बढ़ता है, दावा करता है कि उसे पता है क्या करना है। वह प्रार्थना पढ़ने लगता है, लेकिन यह उस पर मुस्कुराता है, जैसे जिनवू को एहसास होता है कि उसकी योजना काम नहीं कर रही। वह कुचलकर मर जाता है और हर कोई भागने लगता है, क्योंकि वह उनका पीछा कर रही है। पार्क अपने परिवार के बारे में सोचता है, यह जानकर कि वे उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह एक प्रतिमा के पास जाता है और यह हिलने लगती है, उसे दो हिस्सों में काट देती है। जिनवू दूसरे नियम के बारे में सोचता है, यह महसूस करता है कि हथियारों वाली प्रतिमाएं उसके साथियों को मार रही हैं और वह उपकरणों वाली प्रतिमाओं को देखता है, सोचता है कि उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है, इसलिए वह सभी को उनके पास जाने के लिए कहता है। वे उसकी निर्देशों का पालन करते हैं और प्रतिमाएं वाद्य यंत्र बजाना शुरू करती हैं, जिससे उन्हें राहत महसूस होती है, क्योंकि उनकी जान बच गई है। जिनवू छेवी के साथ एक प्रतिमा के पास जाते हैं, लेकिन वह सक्रिय नहीं होती और वह समझ जाते हैं कि यह काम नहीं करेगी अगर इसके पास दो लोग हों। तो वह छेवी से वहां रुकने को कहता है और वह अंतिम को सक्रिय करने के लिए दौड़ता है, लेकिन देवता की मूर्ति उसका पीछा करने लगती है। यह उसे कुचलने वाली है और वह इसे टालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह उड़ जाता है और गलती से दूसरी मूर्ति को सक्रिय कर देता है। ये उस पर हमला करती है, जमीन को तोड़ देती है और चीवी सोचता है कि वह मर गया है, लेकिन हम देखते हैं कि वह आखिरी मूर्ति की ओर रेंग रहा है, हार मानने से इनकार कर रहा है, जबकि भगवान की मूर्ति उसका पीछा करती रहती है। यह उसके ऊपर पैर रखता है, लेकिन आखिरी मूर्ति गाना शुरू करती है और हम देखते हैं कि वह उसे सक्रिय करने में सक्षम था। तो भगवान की प्रतिमा उसे बख्श देती है और अपने सिंहासन पर लौट जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उन्होंने दूसरी आज्ञा पूरी कर ली है। छेवी उसके पास आती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी टांग चली गई है, इसलिए वह उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी सीमा पर पहुंच जाती है। सभी को एहसास होता है कि उनके साथी मर चुके हैं और किम सॉन्ग ची को हर चीज के लिए दोषी मानता है, क्योंकि वह समूह का नेता है। उनके साथी सोचते हैं कि किम अन्याय कर रहा है, क्योंकि उसी ने नियम तोड़ने का सुझाव दिया था, और वे एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सॉन्ग ची जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि अंतिम निर्णय उसी ने लिया था। अचानक एक वेदी प्रकट होती है, जैसा कि जिनवू समझाते हैं कि तीसरी आज्ञा यह है कि उन्हें अपने विश्वास को साबित करना होगा, और वे सोचते हैं कि उन्हें जीवित रहने के लिए मानवीय बलिदान करना होगा। किम सांगची से कहते हैं कि वह अपनी जीवन आहुति दें, क्योंकि वह समूह के नेता हैं और वह इसे मान लेते हैं, इसलिए वह वेदी के पास पहुंचते हैं।
लेकिन अचानक आग लग जाती है जिससे हर कोई भ्रमित हो जाता है और जिन्वो उनसे कहता है कि उसे वेदी तक पहुंचने में मदद करें क्योंकि वह इसकी जांच करना चाहता है। जब वे पास जाते हैं तो और लपटें दिखाई देती हैं और जिन्वो सोचता है कि क्या कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा, लेकिन सोंगशी बताते हैं कि गेट पूरी तरह से खुलने वाला है, इसलिए कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। हमें पता चलता है कि एक गेट प्रकट होने के बाद 7 दिन तक निष्क्रिय रहता है, लेकिन इस अवधि के बाद दानव दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं जिसे डंगोनन ब्रेक कहा जाता है। इसलिए शिकारी गेट में भेजे जाते हैं इसे रोकने के लिए डंगोनन बॉस को हराकर, और जिन्वो समझता है कि अगर वे असफल होते हैं तो भगवान की मूर्ति उनकी दुनिया में प्रवेश कर सकती है, इसलिए उन्हें हर हाल में डंगोनन को साफ करना होगा। वह सभी को वेदी के पास आने की सलाह देता है और अधिक ज्वालाएं दिखाई देती हैं। जैसे ही वेदी सक्रिय होती है उसके चारों ओर नीली ज्वालाओं की एक अंगूठी बन जाती है। दरवाजा खुलता है। जैसे ही हर कोई सोचता है कि क्या वे बाहर जा सकते हैं, लेकिन मूर्तियां हिलने लगती हैं। जैसे ही एक नीली ज्वाला गायब हो जाती है हर कोई घबरा जाता है, लेकिन जिन्वो देखता है कि जब वह मूर्तियों को देखता है तो वे रुक जाती हैं और वह सबको अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहता है ताकि मूर्तियां हिल ना सकें। ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है, लेकिन उनमें से एक घबरा जाती है और वह भागने लगती है, जिससे एक लाल लौ गायब हो जाती है। वह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब होती है और हर कोई सोचता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज्ञा उनके विश्वास को साबित करने की है। जिन्वो को लगता है कि यह एक जाल है, लेकिन एक और भाग जाता है, इसीलिए वह दूसरों को चेतावनी देता है कि अगर और लोग जाएंगे तो उनके अंधे स्थान हो जाएंगे। उसे लगता है कि नीली लपटें टाइमर का काम करती हैं और लक्ष्य उनके गायब होने तक जीवित रहना है, लेकिन किम जानता है कि वह निश्चित नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी थ्योरी का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। किम उन्हें जीवित रहने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास एक परिवार है जो उसका इंतजार कर रहा है और वह भागने का निर्णय लेता है। जिन्वो को एहसास होता है कि वे सभी मूर्तियों को नहीं रोक सकते और सोंगची जूई से कहता है कि वह जिन्वो के साथ भाग जाए, लेकिन उसके पैर चलना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा पहले ही खर्च कर दी है। इसलिए जिन्वो सांगची से कहता है कि उसके साथ भाग जाए। कहता है कि वह भाग नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक पैर है, और वह उसे एक एसेंस स्टोन देता है जिससे कहता है कि उसे रात का खाना खरीदने के लिए इस्तेमाल करे। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन सांगची उसे बेहोश कर देता है और उसे ले जाता है। जिन्वो केवल एकमात्र व्यक्ति बचा है, यह जानते हुए कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन वह एक तलवार लेता है। योजना बनाता है कि वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन मूर्तियां उस पर हमला करती हैं, उसे उड़ा देती हैं और वह अपनी एक भुजा खो देता है। वह एक क्रूर पिटाई को सहता है और एक मूर्ति उसे मारने के लिए तैयार होती है। जैसे ही वह वेदी पर गिरता है वह नोट करता है कि वह मरना नहीं चाहता, इसलिए वह रोने लगता है, लेकिन टाइमर समाप्त हो जाता है क्योंकि उसे एक सिस्टम संदेश मिलता है जो उससे पूछता है क्या वह प्लेयर बनना चाहता है। वह एक अस्पताल में जागता है, यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वह सोचता है क्या यह सिर्फ एक सपना था। तभी हंटर्स एसोसिएशन निगरानी टीम का प्रबंधक जिनचुल उसके कमरे में प्रवेश करता है। जिनचुल बताते हैं कि वह पिछले 3 दिनों से बेहोश थे और वह सोचते हैं कि जुई और सोंगची के साथ क्या हुआ। जिनचुल खुलासा करते हैं कि वे जीवित बच गए, लेकिन सोंगची ने अपना हाथ खो दिया, इसलिए उन्हें शायद शिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होना पड़ सकता है, और जुई को मानसिक आघात हो गया है, इसलिए उन्हें दूसरी छापेमारी में शामिल होने से पहले मनोवैज्ञानिक देखभाल की आवश्यकता है। वह बताता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने डंगोनन की तरफ दौड़ लगाई क्योंकि उन्हें बचे हुए लोगों ने सतर्क किया था, लेकिन उन्होंने कभी मूर्तियों को नहीं देखा और जिन्वो जमीन पर पड़ा मिला। सभी को यह अजीब लगता है, लेकिन वे मानते हैं कि बचे हुए लोग सच कह रहे हैं क्योंकि अन्य शिकारियों के अवशेष वहां पाए गए थे। जिनेक्स्यू सोचता है कि एक ई रैंक का शिकारी इस घटना में कभी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वह मानता है कि जिन्वो ने अपनी दूसरी जागृति के माध्यम से नई शक्ति का स्तर हासिल किया है। वह एक उपकरण निकालता है समझाते हुए कि यह जिन्वो का जादू मापेगा, और वह उत्साहित हो जाता है, सोचता है कि वह अधिक मजबूत हो गया है। लेकिन जब वह इसे छूता है तो हम देखते हैं कि उसका स्कोर 10 है, जिसे अत्यंत निम्न माना जाता है क्योंकि यहाँ तक कि सबसे कमजोर शिकारियों का स्कोर 70 होता है। तो जिनेक्स्यू बताते हैं कि वे गलत थे और वे कमरे से बाहर चले जाते हैं। सोचते हैं कि वह एक आम आदमी जितना कमजोर है। जिन्वो परिणाम से निराश है, लेकिन वह सोचता है कि उन्होंने स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वह उसे अपने कमरे में तैरता हुआ देख सकता है। वह सोचता है कि क्या केवल वही इसे देख सकता है, और उसी समय उसकी बहन जीना वहां आती है, यह प्रकट करते हुए कि वह उसके बारे में चिंतित थी। वह उससे कहती है कि वह स्कूल छोड़ देगी और नौकरी करेगी ताकि वह शिकारी बनना छोड़ सके, क्योंकि वह हमेशा अस्पताल में समाप्त होता है। वह उसे चिंतित करने के लिए माफी मांगता है और स्क्रीन के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वह भ्रमित हो जाती है क्योंकि वह इसे नहीं देख सकती। वह उससे पूछता है कि वह वीडियो गेम्स में अपने संदेश कैसे चेक करती है, और वह बताती है कि उसे बस संदेश बॉक्स खोलने की जरूरत है। इसलिए वह संदेश बॉक्स का उल्लेख करता है और सिस्टम उसके आदेश को पहचानता है। उसे बताता है कि उसके पास एक दैनिक खोज है। वह सोचता है कि वह एक खिलाड़ी कैसे बन गया है, और जीना उसे आराम करने देती है जैसे वह अपनी सूचनाएं पढ़ता है, यह महसूस करते हुए कि सिस्टम उसे सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यदि वह अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसे दंड मिलेगा। वह दैनिक खोज स्वीकार करता है और प्रणाली उसे एक साधारण कसरत दिनचर्या देती है।
उसे चेतावनी देती है कि अगर वह असफल होता है तो उसे दंड मिलेगा। लेकिन जिनवो को लगता है कि इसे पूरा करना असंभव है क्योंकि वह अभी भी अस्पताल में है, इसलिए वह झपकी लेने का निर्णय लेता है। इस बीच जिनचुल गुनी को रिपोर्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि जिनवू ने दूसरी जागृति नहीं की। गुनी उल्लेख करते हैं कि मामला रहस्यों से भरा है, सोचते हुए कि अभी भी बहुत कुछ है।